हेलो दोस्तों, आपका इस लेक्चर में स्वागत है। ये हम लोगों का 10वां लेक्चर है और चैप्टर भी 10वां है। और यह हम लोगों का एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है, क्लास 6 से 12 तक पहले हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं और उसी में कड़ी में यह 10वां अध्याय और यूँ कहें तो 10वां हम लोगों का यह चैप्टर भी है और 10वां लेक्चर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें हेडलाइन किया है, जैसे मैंने हाईलाइट किया, आप भी कर सकते हैं और बाद में रिवीजन में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसके बारे में इसको मैंने काट दिया है, यह ऐसे ही, इसका कोई औचित्य नहीं है, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आता है, या एक क्वेश्चन को क्रिएट करने के लिए इस तरह से बनाया गया है। आप पढ़िएगा, आगे चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी कुछ लेते हैं थोड़ा सा। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। इसके लिए आपको अध्याय 9 देखना होगा। आप देख लीजिए लेक्चर या पढ़ लीजिएगा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से कटोरियों तथा थालियों पर उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थानों में से मिला है। इसका सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के बर्तन वहाँ से व्यापारी इन्हें लेकर अलग अलग जगहों पर ले गए होंगे बेचने के लिए। दक्षिण भारत सोना मसाले, खास तौर पर काली मिर्ची, इसको याद रखिएगा, खास तौर पर काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्ची को रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि काली मिर्च निम्नलिखित में से का संबंध किससे है, और काली मिर्च दे देगा, एक तरफ दे देगा आपको रोमन साम्राज्य, तो ऐसे मिलाना पड़ेगा इसको। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोम सोने के सिक्के मिले हैं जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन दिनों रोम में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब देखिए, मैंने कुछ उदाहरण नोट डाउन किए हैं। देखिए, व्यापारी की स्थिति को संदर्भित करता है यह कथन जो है कि हम लोग रोम से व्यापार करते थे, यहाँ अफ्रीका से व्यापार करते थे, कर्नाटक से व्यापार करते थे, ये सब जगह अपने श्रीलंका से व्यापार करते थे। देखिए, उदाहरण में दक्षिण भारत में रोम सोने के सिक्के के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एक क्रिएट किया, इसको देखते हैं। देखिए, प्राचीन काल में काला सोना किससे संबंधित था। देखिए, प्राचीन काल में काला सोना किससे संबंधित था, तो उसे काली मिर्च आप रखिएगा, मतलब काली मिर्च से संबंधित था। और देखिए, इसे यवन प्रिय भी कहा जाता था। यह भी ध्यान में रखना है कि प्राचीन काल में काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अपने आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं करना है। तो अब देखिए, समुद्र तटों से लगे राज्य। उपमहाद्वीप के दक्षिण भारत में बड़ा तटीय प्रदेश जिसमें बहुत से पठार, पर्वत, नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे ऊंचा मैदान है। ये बात आपको याद रखनी है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों में सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा है। मूवेंदार क्या है? देखिए, मूवेंदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया होता है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवार के द्वारा किया जाता था। आप ध्यान रखना है कि मूवेंदार तीन शासकों का एक समूह होता था। ठीक है, अब देखिए, उपमहाद्वीप के दक्षिण तटीय प्रदेश में किस नदी मैदानी क्षेत्र में सबसे उपजाऊ है। अब देखिए, अभी यहीं पे हम लोगों ने देखा था कावेरी। तो देखिए, इसी तरह से दे देगा कि उपमहाद्वीप में दक्षिण तटीय क्षेत्र में किस नदी का मैदानी क्षेत्र सबसे उपजाऊ है। दे देगा गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा। इस तरह से अगर बना के दे देगा तो आपको लगाना पड़ेगा कावेरी पर।
इस तरह का क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में ज़्यादा आता है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए, ये जो 3 प्रमुख थे, तो आपको पता है कि दक्षिण भारत में चोल, चेल और पांड जो थे, यही 3 प्रमुख थे, तो इन्हीं को कहा जाता था मूवेंदार। ठीक है। अब देखिए, जहाँ इस तरह का क्षेत्र होगा, जहाँ क्या कहते हैं, नदी का क्षेत्र होगा, वहाँ पे कृषि अधिक होगी, राजा और महाराजाओं को टैक्स अधिक मिलेगा। ठीक है। फिर राजा क्या करेगा, सेना रखने लगेगा, सरदारों की नियुक्ति करेगा, वेतन देगा, अमीर शक्तिशाली होंगे, राजा और शक्तिशाली होगा। मूवेंदर की चर्चा कहाँ मिलती है? देखिए, मैंने पहले भी बता दिया है कि मूवेंदर जो है वो तमिल शब्द है, और इसमें 3 मुखिया होते हैं। इसे देखिए, चोल, चेल और पांडव, मैंने पहले आपको बता रखा है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, चोल, चेल तथा पांडव जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तीनों प्रमुख मुखियाओं के अपने 2-2 सत्ता केंद्र हैं, और इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से थे। और इस तरह के केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण, एक चोल का पत्तन पुहरा और कावेरीपट्टिनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एक बार पूछ चुका है पत्तन के बारे में, तो हो सकता है फिर से यहाँ से पूछ ले। देखिए, वे मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपचारों की मांग करते थे। ठीक है। अब देखिए, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने बाहर निकाल कर थोड़ा कर दिया। देखिए, संबंध किससे है? इसका संबंध किससे है? तो आप यहाँ पे देखिए, चोल के पतन से, चेर के पतन से, पांड्य के पतन से, और इसमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे पुद्दार का संबंध किससे है? चोल के पतन से है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। पांड्यों की राजधानी क्या थी? आप देखिए, पांड्यों की राजधानी एक बार पूछ चुका है, किसी और की राजधानी है स्टेट पीसीएस में। तो आप देखिए, इसमें देखिए, पांड्यों की राजधानी मदुरई थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही देखिए, प्राचीन काल में चोल की प्रशासनिक राजधानी उरैयूर थी। उरैयूर कहाँ है? तमिलनाडु में है। चोल की राजधानी क्या थी? तंजौर। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए, हम लोग फिर देखते हैं यहाँ से। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा, और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र की सतकर्णी था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सातवाहन का जो प्रमुख राजा था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणा पथ के स्वामी रहे कहे जाते हैं। और दक्षिणा पथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरे दक्षिणों में क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। सातकर्णी के पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटीय तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। ठीक है। यह बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था सातवाहनों में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेशम मार्ग की कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़े तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े में कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई करने का और फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की जो प्रक्रिया है हम अभी देखेंगे, उससे पहले ये देख लीजिए, सातवाहन वंश में सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। देखिए, दक्षिणापथ स्थानीय निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये दक्षिणापथ का संबंध सातवाहन से था, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था।
ठीक है। इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों वर्ष तक काफ़ी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन के पैदल घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। इन रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे। उस रास्ते को सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। इसी पर सारी लड़ाइयाँ भी होती थी, आपको पता भी है कि सारी लड़ाइयाँ यहीं से होती थी। उसके बाद से अब देखते हैं रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले चाइना में हुआ था। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। चाइना में हुआ था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी मिलती है। पश्चिम की ओर फैली हुई करीब 2000 साल पहले रेशम के रोम के शासकों और धनिक लोगों के बीच रेशमी कपड़े के पहनने का फैशन प्रचलित हुआ और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन के ने इसे आने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है और कुछ शासक इसे अपने बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण भी चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी उन्हें कर शुल्क तोहफे के जरिए लाभ पहुंचाते थे। उसके बाद इसके बदले में शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के कारण सुरक्षा प्रदान करते थे। साथ ही सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तक पश्चिमोत्तर तक भारत पर इनका शासन था। पेशेवर और मथुरा इनके दो प्रमुख शक्तिशाली केंद्र हुआ करते थे। देखिए, सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कुषाणों को माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। ये सबसे पहले सोना जो था उसको सिक्के की हाँ, तो अब हम बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में देखते हैं। चलिए, तो अगर आपको याद हो तो हमने थोड़ा बहुत बौद्ध धर्म के बारे में पिछले अध्याय में भी देखा है। चलिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगीति में था। कैसे कनिष्क, अब ऐसे आप याद रख सकते, कैसे कश्मीर में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति, और उस समय जो राजा था कनिष्क था। ठीक है। करीब देखिए, बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया। देखिए यहाँ पे लिखा है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष ने ही ये किया था। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष थे। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है यहाँ से। तो कनिष्क के दरबार में रहते थे ये। ठीक है। देखिए, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ और इसकी मुख्य विशेषता थी कि इसमें मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं। उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़, यहाँ से देखिए, पीपल के पेड़ के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गृह त्याग को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई है इनकी। और परिवर्तन बोधिसत्वों के आस्था को लेकर आया और बोधिसत्व इन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में इस तरह से चीन, कोरिया और जापान में बोधिसत्व की पूजा होने लगी।
ठीक है। बौद्ध का प्रचार प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों ने दर्जनों गुफाएं खोदी। ठीक है, देखिए जो गुफाएं खोदी इसी को बिहार कहा गया, आपको ध्यान रखना है। देखिए महायान और हीनयान में आपको डिफरेंस हम बता देते हैं। महायान जो था उत्कृष्ट मार्ग पर चलता था। हीनयान, देखिए महायान मतलब महान यान, और हीनयान, हीन मतलब हीन यानी निम्न, यान मतलब रास्ता मार्ग। ठीक है, महात्मा बुद्ध को भगवान मानते थे, इसमें महात्मा बुद्ध को हीनयान में महापुरुष मानते थे। परोपकार पर बल दिया, समस्त मानव जाति का कल्याण हो, इसमें कहा गया। इसमें व्यक्तिगत धर्म प्रत्येक पर और अपनी प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त होते हैं, और मूर्ति पूजा इसमें विश्वास नहीं करते थे। जो हीनयान के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, जो महायान के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। साथ ही देखिए इसमें पुनर्जन्म में विश्वास था। जो महायान के लोग थे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। इसमें साधन काफ़ी कठोर होता था। ठीक है, और साधना करना काफ़ी कठोर होता था हीनयान में। तो यहाँ पे देखिए सिद्धांत साल का भिक्षु के साथ साथ समस्त उपासकों की भी थी इसमें। ठीक है, मध्यम मार्ग की बात इसमें की गई थी महायान में। अब ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो काट दे रहे हैं। आप बुद्ध का चित्र भी देख सकते हैं, ये आप पढ़िएगा आराम से। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये देखिए किसी प्रकार इसी तरह से यात्रा में चीन से आए तीर्थयात्री का फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। चीन से आया था फासियन। वेदसांग भी चीन से आया था। इत्सिंग भी चीन से आया था। आप इसको याद रखिएगा, लेकिन सबसे पहले फायान आया था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फायान जो था वो चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट हाईलाइट कर दिया मैंने, बाकी इसका कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है। अब देखिए इसको नालंदा वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस समय ये न्यूज़ में था थोड़ा सा, इसीलिए इसको पढ़ ले रहे हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया, और इसमें नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा। यहाँ के शिक्षक लोग योग्यता तथा बुद्धि से में सबसे आगे थे, और बुद्ध के उपासकों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे, जिन्हें सबको मानना होता था। पूरे दिन वाद विवाद चलता ही रहता था। युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते थे। आगंतुकों को पहले द्वारपाल से कठिन सवालों का उत्तर देना पड़ता था, तब एंट्री मिलती थी। वे द्वारपाल को ही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आप पढ़िएगा थोड़ा सा, हम यहाँ से शुरू कर दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है ना। अब देखिए भक्ति काल की पर चर्चा करें तो हिंदुओं में पवित्र ग्रंथ भगवत गीता महाभारत इस 12वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि 12वें का आप इसे देख सकते हैं। देखिए वाराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वाराह के रूप में दिखाई गई है, और पुराणों के अनुसार डूबती पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वाराह का रूप लिया था, और पृथ्वी को अपने दोनों जो दांत थे उस पर रख लिया था। तो ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वाराह की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो देखिए यहाँ पे भक्ति भजन शब्द से बना है, और जिस विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। ठीक है, अपर एक वेल्लाल क्या था? अभी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि वेल्लाल जो था वहाँ का भूस्वामी था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता था। अपार एक वेल्लाल होता था। आपको ये भी ध्यान में रखना है। कितना ध्यान में रखेंगे, लेकिन एक बार पढ़े रहेंगे तो जब परीक्षा में जाएंगे तो आपको रिकॉल होगा अपने आप, अगर आ जाएगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हिंदू सिंध अरब, इंडिया को इंडस और ईरानी। ठीक, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंध या इंडस से निकलता है, और यह शब्द अरब तथा ईसाइयों द्वारा उन लोगों के लिए कहा गया जो सिंधु के
पूरब में रहते थे, ठीक है। जो सिंधु के पूरब में रहते थे उसे हिंदू या इंडिया या इंडस ये सब नाम से पुकारा जाता था। ये सब आपको पता है, ये सब नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसको छोड़ते हैं। आइए यहाँ पे ये देखते हैं, मिलान थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। मिलान करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये होगा, ठीक है। देखिए, दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? सातवाहन, आपको बताया मैंने, ठीक। मूवेंदार कौन था? मूवेंदार मैंने बताया था कि 3 राजाओं का समूह था ना, इसको याद रखिएगा। मूवेंदेर 3 राजाओं का समूह था। तो 3 राजा कौन कौन से थे? चोल, चेर और पांडव, ठीक है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र उन्होंने लिखा था। बोधिसत्व का महायान से इसका संबंध है। स्वयं वत्सांग ये चीनी यात्री था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। देखिए, पुरातात्विक साहित्य के बारे में अगर हम देखें तो ये देखिए, लाभ में तो कर, उपहार ये सब जो मिलता था, तो यही सब फ़ायदा था उसका। यहाँ पे देखिए, अंधविश्वास, आडंबर, देवी देवताओं की पूजा करते थे। भक्ति का मार्ग कमी के लिए सामान था। शक्ति के लिए यहाँ पे सती के लिए पुल बनाए जाते थे। कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ, स्त्री पुरुष, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। तो ये सब है। अब ये सब आप लोगों को पता भी होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, बस थोड़ा सा रिकॉल करना है। इसको देखते हैं। बुद्ध के जीवन में बड़ी जुड़ी स्थान कौन कौन से हैं? देखें, अध्ययन हेतु, भ्रमण हेतु, संस्कृत हेतु। भेदभाव नहीं होता था। लोक भाषा थी इसमें। उपदेश, भक्ति परंपरा, सभी धर्म के लोगों के साथ सम्मान, व्यवहार और स्वतंत्रता। जाति गत भेदभाव नहीं। मंदिर में प्रवेश कर सकते थे, ठीक है। सभी लोग, धनी या गरीब, सभी के लिए खुला था मार्ग, ठीक है। तो अभी आपका ख़त्म हो गया। अब हम कल चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।